नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेके ज्ञान ज्येष्ठ चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां कि ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ केवल सप्तसिंधु प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें 7 नदियों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, उसमें से सिंधु, सरस्वती और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज हमें पढ़ना है ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या जाना है इसके बारे में। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में, उनके आर्थिक महत्व के कारण उसकी किस नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी को आर्थिक कारण आर्थिक आर्थिक महत्व के कारण उसको सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ सिंधु नदी को ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होने के कारण इसको ऊनीवती भी कहा गया है। सुसोम पर्वत से निकलने के कारण सिंधु नदी को सुसोमा भी कहा गया है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीलाई मतलब जो लोग इधर उधर भटकते रहते थे। ठीक है दोस्तों, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थे। ऋग्वैदिक लोग जनों और कबीलों में विभाजित थे। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इसके 5 कबीले कुल थे: अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु। ये 5 कबीले हैं। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। कुल का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम का प्रमुख जो होता था वो ग्रामीणी होता था। ग्राम का जो प्रमुख या मुखिया होता था वो ग्रामीणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते हैं और विश्व का प्रधान कौन होता है? विश्वपति। जो अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनते हैं और विश्व का जो प्रमुख या प्रधान होता है उसको कहते हैं विश्वपति। विश्व से जन बनता था जो कबीलाई संगठन था। ठीक है, जन का प्रधान प्रमुख जनपति होता था। जन का प्रमुख या प्रधान जो होता था वो जनपति होता था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी हुई थी। ठीक है, क्या हिस्सों में? 5 हिस्सों में। पहले कुल बनता है, कुल से ग्राम बनते हैं, ग्राम से विश्व बनते हैं और विश्व से जन और जन से राष्ट्र। कुल का जो पति होता है वो कुलपति होता है और ग्राम का जो होता है वो ग्रामीणी होता है। विश्व का जो प्रधान होता है या प्रमुख होता है वो विश्वपति होता है। जो जन का प्रधान या प्रमुख होता है वो जनपति होता है और राष्ट्र का होता है राजा। ठीक है, कुल से ग्राम बनते हैं, ग्राम से विश्व बनते हैं और विश्व से जन बनते हैं और जन से राष्ट्र बनते हैं। इस प्रकार आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो 5 हिस्सों में बटी हुई थी। ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र की क्षेत्रीय अवधारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र की क्षेत्रीय अवधारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से
राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, कितनी बार? 275 बार मिलता है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं है, जबकि जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। हालांकि जनपद का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से एक बार मिलता है। जनपद का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से एक बार मिलता है। ठीक है। किंतु अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। किंतु अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। जो सबसे पुराना वेद है उसमें नहीं है। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र शासन प्रणाली विद्यमान थी। राजतंत्र यानी राजा का पुत्र राजा। ठीक है। किंतु ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर सांकेतिक रूप से लोकतंत्र प्रणाली के दृष्टांत भी मिलते हैं। लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा राजा चुना जाता था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा गया है। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा गया है। क्या कहा गया है? गोप। राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना था। क्या करना था? रक्षा करना, कबीले की रक्षा करना। युद्ध आदि होने के कारण राजा के पद का विशेष महत्व था। युद्ध आदि होने के कारण राजा के पद का विशेष महत्व था। क्या था? विशेष महत्व। ऋग्वेद में राजा की तुलना, किसकी तुलना? राजा की, किसमें? ऋग्वेद में इंद्र और वरुण से की गई है। ठीक है। साधारणतः राजा का पद वंशानुगत है। जैसे राजा का पुत्र राजा। ठीक है। लेकिन जनता का अनुमोदन अवश्य था। जनता से पूछा जाता था कि यह व्यक्ति राजा बनने लायक है या नहीं। ठीक है। अनुमोदन आवश्यक था। राज्याभिषेक के समय राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? प्रतिज्ञा। ठीक है। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी नामक प्रमुख अधिकारी थे। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी नामक प्रमुख अधिकारी थे। सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो कौन था? पुरोहित। ठीक है। कौन था? पुरोहित। यह राजा के बाद सबसे शक्तिशाली होता था। मैंने एक दासराज युद्ध भी आपको बताया था कि भरत राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। शायद यही कारण था कि वो युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था, जो सेना का प्रधान होता था। देखिए दोस्तों, जो पुरोहित होता था वो राजा को उचित और अनुचित का ज्ञान कराता था और इसके साथ साथ राजा के जो कर्तव्य थे उनसे अवगत कराता था। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान आता था। किसका? सेनानी, जो सेना का प्रधान होता था। ठीक है। राजा प्रजा की रक्षा करता था और प्रजा उसे बलि नामक, क्या नामक? बलि नामक कर देती थी। राजा जो था प्रजा की रक्षा करता था और प्रजा अपने राजा को बलि नामक कर देती थी। ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता। किसका? न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता। राजा ही न्यायाधीश का कार्य करता था। राजा ही न्यायाधीश का कार्य करता था और समाज में कई प्रकार के अपराध होते थे, जैसे गायों की चोरी इत्यादि। ठीक है। ऋग्वेद में सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। किसका? ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है, सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सभा और समिति मिलकर राजा को निरंकुश होने से रोकती है। निरंकुश का मतलब राजा जो चाहे वो नहीं कर सकता। ठीक है। राजा नियम नहीं बना सकता। राजा नियम बना सकता है तो लागू नहीं कर सकता। ठीक है। वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है।
सभा और समिति मिलकर राजा को निरंकुश होने से रोकती है तथा उसके अधिकारों को सीमित करती है। ठीक है दोस्तों, समिति ही राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती है। क्या? समिति ही राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, राजा को गद्दी से उतारने और उसकी जगह दूसरे राजा को चुनने का कार्य भी समिति ही करती थी। ठीक है, समिति ही राजा को उसके पद से उतारने और दूसरे व्यक्ति को या दूसरे राजा को चुनने का अधिकार भी समिति को ही था। ठीक है, इस तरह समिति ही राज्य का संचालन करती थी। इस तरह समिति ही राज्य का संचालन करती थी। इस समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता है। यानी जो समिति का अध्यक्ष होता था, जो वहाँ के निर्णय लेता था, पति या ईशान कहा गया है। ठीक है, समिति में राजनीतिक गैर राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती थी। ठीक है, ऋग्वेद में 9 बार समिति की चर्चा हुई है। क्या? कितनी बार? ऋग्वेद में 9 बार समिति की चर्चा हुई है। विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। क्या? कौन सी? विदत आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। विदत जो संस्था थी वो सैनिक और असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में विदत संस्था का उल्लेख, ऋग्वेद में विदत संस्था का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 22 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में विदत संस्था का उल्लेख 22 बार हुआ है। विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाले भेंटों को वितरण करती थी। ठीक है, विदत जो थी, जो प्राचीन ऋग्वेदिक आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी, विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं, उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों को वितरण करती थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले या विदत में भाग लेती थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।